Dear student, welcome to our YouTube channel ICSC Education by Rituraj. Today we are going to discuss about the study of hydrogens. In this lecture, we cover all the related topics of study of hydrogen related to the ICSC board class 9 syllabus. Let's begin. First of all, we are going to discuss about the position of hydrogen in the periodic tables. First of all, we are going to discuss about the position of hydrogen in the periodic tables. As we know that hydrogen is the first element in the periodic tables, its atomic number is 1 and it has only one electron in its valence shells. Therefore, it belongs to the first group and the first period of the periodic tables. अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट्स है, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है आपका 1 और इसके बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 है, एक ही होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग फर्स्ट पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इसको समझते हैं। हाइड्रोजन जो है वो क्या है, पहला एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल का और ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। फर्स्ट ग्रुप में आपके क्या क्या आते हैं, फर्स्ट ग्रुप में आते हैं आपके पहला एलिमेंट जो फर्स्ट ग्रुप का है वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो हाइड्रोजन जो है हमारा पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का और इसका एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन का वो है 1, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि हाइड्रोजन एक यूनिक एलिमेंट है। हाइड्रोजन इज द यूनिक एलिमेंट बिकॉज इट हैज ओनली एलिमेंट हुज एटम हैज नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस बट हैज ओनली 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं लगभग 118, इनमें से सबसे यूनिक है। और ये क्यों यूनिक है, इसके पीछे का रीजन यही है कि इसके जो इस एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है एब्सेंट होता है। इन हाइड्रोजन न्यूट्रॉन इज एब्सेंट, सो हाइड्रोजन इज द यूनिक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर हम किसी भी एटम्स को देखें तो एटम्स के 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है आपका न्यूक्लियस और दूसरा होता है आउटर मोस्ट सेल्स जहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो किसी भी एटम्स को आप देखेंगे तो सभी एटम्स के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन जरूर होते हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ये क्या है पीरियोडिक टेबल में सबसे यूनिक एलिमेंट्स हैं। चलिए अब हम लोग हाइड्रोजन के सिंबल के, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के और इसके रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा हाइड्रोजन है इसका सिंबल सभी लोग अमूमन जाते हैं, क्या होता है, H होता है। हाइड्रोजन का सिंबल H। और अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है, फार्मूला है H2। देखो बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है वो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाई एटॉमिक का मतलब क्या हुआ, डाई एटॉमिक का मतलब ये हुआ ऐसे कोई भी एलिमेंट जो अपने साथ 2 एटम्स रखते हैं। द एलिमेंट्स विच कंटेन्स 2 atoms in their molecules are called diatomics. The atoms which contain 2 molecules हम लिख सकते हैं in their molecular formula are called diatomic molecule। तो देखो अगर हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की बात करें, एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है
तो हाइड्रोजन क्या है, डाई एटॉमिक। 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 2। मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास जो होता है, मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। और एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के वैलेंसी की बात करें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, एटॉमिक नंबर इसका है 1। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं के सेल में। उसके बाद से पोजीशन तो मैंने पहले ही बता दिया, फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ए ग्रुप में। तो हम देखते हैं इसकी वैलेंसी को 1 मिनट के लिए। तो ये हाइड्रोजन एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। केवल एक प्रोटॉन है इसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एज वैलेंसी। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। सो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन का पोजीशन। पोजीशन देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, थोड़ा सा पोजीशन को और भी हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं। देखो जनरली इट इज एक्सेप्टेड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन सिमिलर should be similar to those of other numbers of group first one of the periodic table, but this is not true. This is because hydrogen show a dual nature as some of its property resemble to the property of group first A elements alkali while the similar to those of the 17। देखो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो हाइड्रोजन जो है, ये माना जाता है कि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट एक ग्रुप से बिलोंग कर रहा है या पहले ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी देखिए, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल, ये है पहला ग्रुप। ठीक है, अगर हम देखें तो जो क्लोरीन फैमिली है ये है हमारा 17 ग्रुप। तो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन ये एटम है वो दोनों से बिलोंग करता है। हाइड्रोजन जो एटम है दोनों ग्रुप से बिलोंग करता है, इसीलिए इसका कोई प्लेस जस्टिफाई नहीं है पीरियोडिक टेबल में और ये एक्सेप्शन के रूप में है। आशा करते हैं कि आप लोग आगे इसका कोई प्लेस डिफाइन करेंगे पीरियोडिक टेबल में। चलिए, तो अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो ये हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप से और 17 ग्रुप से, जिसको ओल्ड नोटेशन के रूप में 7th ए भी बोलते हैं और इसको ओल्ड नोटेशन के रूप में फर्स्ट ए भी बोलते हैं, दोनों से बिलोंग करता है। इसीलिए हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, आवारा एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये जो हाइड्रोजन है आवारा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, दोनों से रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, दोनों से रिजेंबल कर रहा है कि मतलब कि ये पहला क्या करेगा, कैटायन का भी फॉर्मेशन कर देता है प्लस एनायन का भी फॉर्मेशन कर देता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए ये जो ग्रुप जो है फर्स्ट ए ग्रुप वाले या पहले ग्रुप वाले, ये सभी क्या करते हैं, कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म करते हैं कैटायन। और ये जो ग्रुप है ये क्या करते हैं, फॉर बेसिकली एनायन। ये लोग क्या करते हैं, एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलो इस ग्रुप को एक और नाम देते हैं हम। इस ग्रुप का एक और नाम है एल्कली मेटल्स। ठीक है, और इस ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं हैलोजेंस। एल्कली मेटल ये इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये जब भी वाटर से रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, एल्कली सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट वाटर और फॉर्म क्या करते हैं, एल्कली सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। एल्कली सोल्यूशन क्या होते हैं, एसिड बेस। एल्कली पहले होते ही क्या है ये जानिए, एल्कलाइन या एल्कली सोल्यूशन वो होते हैं। मान लो कि ये कोई ग्लास है, ठीक है, और ये हमने रखा हुआ है बेस, और ये बेस किसके रूप में है, पाउडर फॉर्म में है, ये है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, अगर हम इस बेस को वाटर में मिलाते हैं, ऐड करा बेस को वाटर में, तो अब ये जो सोल्यूशन फॉर्म होगा उसको हम लोग कहेंगे
एल्कलाइन सोल्यूशन, इसको कहेंगे हम एल्कलाइन सोल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग एल्कली का डिप्रेशन निकाल सकते हैं। एल्कली वो सोल्यूशन होते हैं जिसमें क्या होता है, बेस डिजॉल्व होता है। द सोल्यूशन इन विच बेस और डिजॉल्व, bases or dissolve are called alkali solution। ऐसे जितने भी सोल्यूशन हैं जिसमें बेस डिजॉल्व हो वो कौन से सोल्यूशन होते हैं, एल्कली सोल्यूशन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका सिमिलरिटी देखते हैं हम लोग पहले एल्कली मेटल के साथ, फिर हम देखेंगे हाइड्रोजन के साथ इसकी सिमिलरिटी। देखो बच्चों, चलिए एक हेडिंग क्लिक करते हैं, सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ एल्कली मेटल्स। सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन का क्या सिमिलरिटी है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एल्कली मेटल। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरिटी देखते हैं हाइड्रोजन और एल्कली मेटल का। तो देखिए अगर हम जितने भी एल्कली मेटल्स हैं जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये देखिए Kl M N सेल है, ठीक है। ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, ये है रुबिडियम, ये है सीजियम, ये है फ्रांसियम। तो अगर हम केवल लिथियम का देखें तो लिथियम के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे सेल में मतलब एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जो सोडियम है इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही पोटेशियम है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन और अगले सेल में आपके 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम रुबिडियम की बात करें तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 8 इलेक्ट्रॉन और पांचवें में आपके 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम सीजियम का बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन, 18, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और फिर 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम फ्रांसियम की बात करें, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन और आगे आपके 18 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। अब चलिए एक बार के लिए हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये है हाइड्रोजन, इसका सेल है ये सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम सिमिलरिटी देखें हाइड्रोजन और एल्कली मेटल का तो एक सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रही होगी। क्या सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, सबके बाहरी सेल में क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गई, पहली सिमिलरिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन से और एल्कली मेटल से क्या सिमिलरिटी है, सबके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद से दूसरी जो सिमिलरिटी है उसकी बात करेंगे। दूसरी सिमिलरिटी क्या होती है हाइड्रोजन और एल्कली मेटल। तो देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरी सिमिलरिटी जो है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसको हम समझते हैं। ये है
लिथियम का केस। ठीक है, लिथियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही हम सोडियम का बनाएं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही हम हाइड्रोजन का बनाते हैं। हाइड्रोजन के पास केवल एक सेल होता है और इस सेल में क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है, ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक डिफिनेशन निकाल सकते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in outermost cell of an atom is called its valence electron। किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो अगर हम एल्कली मेटल को देखें तो सब ये एल्कली मेटल है। ठीक है, तो सबके आउटर मोस्ट सेल में, जैसे कि पिछले थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा, सबके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। वैसे ही हाइड्रोजन के केस में भी क्या होता है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 1 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। तो अगली सिमिलरिटी ये हो गई हाइड्रोजन और एल्कली मेटल की, कि सबके पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो अगली जो हमारी बात है सिमिलरिटी के बारे में हाइड्रोजन और एल्कली मेटल की, वो है बैलेंसिंग। तो अगर हम बैलेंसी का कैलकुलेशन करें तो जो एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली मेटल्स जैसे कि आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सब की बैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। और हाइड्रोजन की जो बैलेंसी होती है, हाइड्रोजन की बैलेंसी जो है वो क्या है, 1 है। अगली सिमिलरिटी हाइड्रोजन और एल्कली मेटल के बीच में ये होगी कि ये दोनों क्या है, दोनों के बैलेंसी जो है क्या है, केवल 1 है। दोनों की जो बैलेंसी है वो ओनली 1 है। अब हम लोग बात करते हैं आगे आयन फॉर्मेशन का। आयन फॉर्मेशन क्या है, आयन फॉर्मेशन चौथी सिमिलरिटी जो है वो है आयन फॉर्मेशन की हाइड्रोजन और एल्कली मेटल के बीच में। तो देखो, पहले तो हम लोग को समझना चाहिए कि आयन्स क्या होते हैं। आयन्स, इफ एन एटम बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज दिस इज कॉल्ड आयन्स, इट में बी कैटायंस और एनायंस। अगर कोई भी एटम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है उसी को हम लोग आयन्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे होता है, ये मान लीजिए आपका एक एटम है सोडियम। ठीक है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें सोडियम का, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो ये क्या हो जाता है, आयन्स हो जाता है। ठीक है, ये सोडियम आयन्स कहलाने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिकली चार्ज। इफ, तो मैंने आप लोगों को डिफिनेशन बताया एक शब्दों में, इफ एन एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर इफ एन एटम इलेक्ट्रिकली चार्ज इट बिकम आयन्स। जैसे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी आप समझ लीजिए कि ये है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ आपके 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, और आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, आयंस हो जाएगा, सोडियम आयन 1 2, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, और आउटर सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ये हो जाएगा सोडियम आयन। ऐसे ही अभी हम आयन को समझ रहे हैं, ऐसे ही अगर हम क्लोरीन का केस देखें, ठीक है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें 287, ठीक है, तो इसके पहले सेल में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, और आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, अब ये हो गया आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स क्लोरीन आयन। इस तरह से दोनों केसेस में आप लोगों ने देखा कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो क्या जो हो जा रहा है, आयंस, और एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर रहा है तो वो भी क्या हो जा रहा है, आयंस। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं था, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं प्रत्येक चीज़ों को बना क्यों देता हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना क्यों रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप वीडियो देखें तो चीज़ें लर्न हो जाए और कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, अगर केमिस्ट्री में एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आगे आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि दिन प्रतिदिन अगर ना पढ़ें तो भूल जाता है। आप लोग अगर बड़े बड़े लोगों को देखेंगे या जो भी हैं आपके एल्डर्स हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे केमिस्ट्री के बारे में, वो कहेंगे कि मैं भूल चुका हूँ। वो क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री भूलने वाला सब्जेक्ट है। तो आप लोग हर एक चीज़ को बढ़िया से समझते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाता है, आयंस हो जाता है। और इस केस में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है गेन। अगर एक एटम्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को, इफ एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स आयन। तो इस तरह से हम इसका आयंस का एक डिफिनेशन निकाल सकते हैं। इफ एन atoms loses their electrons and also लिख लो, and also gains their electrons, it becomes ions, तो आप लोग आयंस का कंसेप्ट समझ चुके हैं कि अगर कोई एटम्स क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करे तो वो क्या हो जाता है, आयंस। तो इस तरह से आप अपने मन से कोई भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं कि आप एकदम स्टैंडर्ड वे में डिफिनेशन को लिखें, आप जो समझते हैं उसी को लिखिए, उसी को पढ़िए। अगर आप इतना सीख गए तो जीवन में आप कामयाब जरूर होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के केसेस में और जो एल्कली मेटल हैं उनमें आयंस कैसे फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव आयंस हो जाता है, और पॉजिटिव आयंस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटायंस। तो इस तरह से हम कैटायन का भी डिफिनेशन निकाल सकते हैं। इफ एन atoms lose their electrons, it forms cations, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सिमिलरिटी देखते हैं लिथियम के केस में। लिथियम भी क्या करता है,
एक इलेक्ट्रॉन को अपने लूज करता है तो ये क्या बन जाता है, लिथियम आयंस बन जाता है। ठीक है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ऐसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये क्या बन जाता है, ये सोडियम आयन बन जाता है। इस तरह से इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन और एल्कली मेटल के बीच में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों क्या करते हैं, अपने अपने एक एक एटम को लूज करके कैनायन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आयन के फॉर्मेशन में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और एल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या करते हैं, आयन का फॉर्मेशन करते हैं। रिड्यूसिंग पावर, अगला जो हमारा सिमिलरिटी है हाइड्रोजन और एल्कली मेटल के बीच में वो है रिड्यूसिंग पावर। तो देखिए दोनों क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है और जो एल्कली मेटल्स हैं, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं एल्कली मेटल, हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऐसे कोई भी स्पीसीज या एजेंट जो कि क्या करे, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन करा दे, उसको हम लोग क्या करते हैं, आपका रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि अगर आप एक केस देखें कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को रिमूव, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और कॉपर को रिमूव कर देगा। इस तरह से आपका फॉर्मेशन होगा H2O प्लस कॉपर का। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एटम जो कि क्या करें, हाइड्रोजन का एडिशन करें, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये क्या होता है, रिडक्शन होता है। और जो भी ये रिडक्शन कराते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन, द एजेंट और एटम और एनीथिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन आर का रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे कोई भी एजेंट्स जो कि क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं, इनको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो इस केस में आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, रिडक्शन करा दे रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन को रिमूव कर दे रहा है और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से ऐड करा दे रहा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह से हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसकी सिमिलरिटी देखते हैं हम लोग एल्कली मेटल्स के से। देखो ये है कॉपर ऑक्साइड प्लस 2Na, ठीक है, ये भी क्या करेगा, जब इस रिएक्शन को हम लोग फॉलो कराएंगे तो ये क्या होगा कि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएगा और कॉपर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से सोडियम भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कंसेप्ट को समझने के लिए ये कहाँ, यहाँ से कैसे रिड्यूस हुआ, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो देखो जहाँ भी एटम्स क्या करें, गेन करें इलेक्ट्रॉन को, तो वहाँ क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, इफ एन एटम्स गेन्स देयर इलेक्ट्रॉन इट इज रिड्यूस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन, तो हमारी सिमिलरिटी क्या हुई, हमारी सिमिलरिटी यही हुई, हाइड्रोजन्स एंड एल्कली metals both are reducing agent, both act as reducing agent। तो अगली सिमिलरिटी हमारी यही हुई कि हाइड्रोजन और एल्कली मेटल दोनों क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो अगली क्या है, बर्निंग कैपेसिटी। अगली सिमिलरिटी जो है हाइड्रोजन और एल्कली मेटल की ये है कि दोनों की बर्निंग में क्या सिमिलरिटी है। तो देखो अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन बर्न होके
ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन है ये क्या है, ऑक्सीजन है। दोनों क्या हुए, oxygen is responsible for the burning. Okay, everybody know about that. So here we say that if hydrogens burn with oxygen, या burn, then it form their hydroxide. तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो अगली सिमिलरिटी देख लेने के लिए, हाइड्रोजन डाई हाइड्रोक्साइड, ये केमिकल नेम है वाटर का बच्चों। ये वाटर का क्या है, केमिकल नेम है। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन जब भी बर्न करते हैं तो क्या करते हैं, अपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड फॉर्म ऑक्साइड। वैसे ही आपके जो एल्कली मेटल्स हैं वो भी बर्न करते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगली सिमिलरिटी ये हो गई कि बर्निंग के दौरान, और अंडर बर्निंग और अपॉन बर्निंग, बोथ हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स फॉर्म्स देयर ऑक्साइड। तो लिथियम का एक केस देख लो, ये है लिथियम और ये है ऑक्सीजन। ये क्या किया, बॉन्ड किया हाइड्रोजन के साथ, लिथियम मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ये देखो लिथियम मोनो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो अगली सिमिलरिटी ये हो गई कि ये एल्कली मेटल्स लाइए, यहाँ लिखते हैं हम सिमिलरिटीज, बोथ एल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। लिख लेते हैं, बोथ हाइड्रोजन and alkali metals burns and form their oxide तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने, दोनों केसेस में ये दोनों बर्न करके क्या किए, ऑक्साइड का फॉर्मेशन किए। अगली सिमिलरिटी हमारी यही हो गई हाइड्रोजन और एल्कली मेटल के बीच में कि ये दोनों बर्न करते हैं और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो, अब अगली केस क्या है, देखिए एक एक लाइन हम समझेंगे। आईसीएससी बोर्ड्स क्लास 9 के स्टडी ऑफ हाइड्रोजन चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को, मतलब एक एक शब्दों को हम लोग आगे समझते हुए जाएंगे। तो देखो, सोडियम और हाइड्रोजन दोनों जब भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो परऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगली सिमिलरिटी देखिए, अगली सिमिलरिटी नहीं और सिमिलरिटी जो है वो हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल के बीच में क्या है, एल्कली मेटल के बीच में क्या है। तो देखिए, जैसे हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ बर्न करके परऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। देखो ये जो परऑक्साइड है ये बहुत जहरीला है और ये गैस है, लिक्विड के रूप में भी रहता है, ठीक है। तो आप लोग कभी भी लेबोरेटरी में इसको ट्राई नहीं कीजिएगा कि इसके साथ आप छेड़खानी करें। और साथ में आपका जो सोडियम है ये भी क्या है, काफ़ी खतरनाक एलिमेंट्स है। अगर आप इसको वाटर में मिलाते हैं तो वहाँ पे विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो देखो दोनों केसेस में इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने परऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड। अगली सिमिलरिटी, तो ये सिमिलरिटी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन और एल्कली मेटल का जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, परऑक्साइड का फॉर्मेशन बनाते हैं। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा वर्ड को पढ़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि लेक्चर हमारा लंबा हो रहा है, बस 10 मिनट्स और उसके बाद से हम इसको खत्म करने वाले हैं। पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड हैविंग द जनरल फॉर्मूला M2 where M स्टैंड फॉर मेटल्स। देखो जब भी पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है
ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये देखिए सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया। तो चलो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये मेटल है, हम इसको क्या करते हैं एम के रूप में मान लेते हैं। तो ये क्या करते हैं अपने सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम मतलब एल्कली मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। एल्कली मेटल्स जो होते हैं, एल्कली मेटल आल्सो रिएक्टिव दैट दे टर्न रेडली व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। देखो ये लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबिडियम हुआ और सीजियम हुआ, ये सभी क्या है हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं एक्सपोज करते हैं इनको एयर में, एक्सपोज टू एयर, जब हम इनको एक्सपोज करेंगे एयर में तो ये क्या करेंगे हाइड्राइड और ऑक्सीजन के फॉर्मेशन के कारण क्या हो जाएंगे अपने कलर को टर्निश कर देंगे। टर्निश कर देंगे मतलब कि कलर में जो है वो क्या हो जाएगी डलनेस इन कलर, कलर जो है वो क्या हो जाएगा डलनेस इन कलर ऑफ द मेटल्स। इन ये जो भी मेटल हैं इनके कलर चेंज हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे अपने ब्राइटनेस को खो देंगे। देखो ये जो मेटल्स होते हैं, ये जो मेटल्स होते हैं ये क्या है सिल्वरी वाइट हैं। अगर आप इन मेटल्स को देखेंगे तो ये सिल्वरी वाइट हैं, आसानी से कट जाते हैं, चाकू से भी इसको आप काट सकते हैं। लेकिन जब भी आप क्या करेंगे इनको आप एक्सपोज कर देंगे एयर में तो ये अपने कलर को चेंज कर देंगे और ये थोड़े ब्लैक हो जाएंगे, सिल्वरी ब्लैक हो जाएंगे, सिल्वरी ब्लैक हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इनके सिल्वरी ब्लैक ड्यू टू द रीजन्स, और इसका रीजन क्या है सिल्वरी ब्लैक होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या करते हैं फॉर्म करते हैं फॉर्म हाइड्रोक्साइड और एंड कार्बोनेट का। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसीलिए हम इनको क्या करते हैं हमेशा इसमें रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसको हमेशा इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखते हैं, पुट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम लोग रखते हैं। क्यों, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, अगर रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या होगा कि ये खराब हो जाएंगे, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। कुछ और केसेस को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सॉरी दोस्तों, सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा अधिक टाइम ले रहा हूँ आपका, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। केवल 5 से 10 मिनट में मैं लेक्चर को ख़त्म करूँगा। जैसे ये सोडियम है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, इनको अगर हम लोग एक्सपोज कर दें, सोडियम को एक्सपोज कर दें एयर में, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे ना रखें तो ये क्या करेगा अपने मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसे ही सोडियम ऑक्साइड मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और सभी लोग जानते हैं कि वाटर एयर में क्या होता है प्रेजेंट होता है वाटर, ठीक है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द वाटर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द वाटर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और इस ह्यूमिडिटी के कारण ये जो फॉर्मेशन होगा सोडियम ऑक्साइड ये क्या करेगा वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। और ये देखो ये हाइड्रोक्साइड एनवायरमेंट में क्या है 0.003% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा सोडियम कार्बोनेट बना देगा और H2O आपका बन जाएगा। इससे क्या होगा कि कलर ऑफ मेटल्स चेंज टू सिल्वर ब्लैक कलर का कलर चेंज हो जाएगा। अब अगली सिमिलरिटी हाइड्रोजन और एल्कली मेटल का देखते हैं हम लोग नॉन मेटल के साथ। ये दोनों जो हैं एल्कली मेटल ये अगर कंबाइन करते हैं नॉन मेटल के साथ तब क्या होता है, तो देखिए अगर हाइड्रोजन कंबाइन करता है क्लोरीन से
नॉन मेटल से, तो ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। वैसे ही ये हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, H2O का फॉर्मेशन करता है। ये ऑक्सीजन नॉन मेटल, अगला नॉन मेटल जो है वो है आपका सल्फर से कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। अंडे को कुछ दिन सड़ने के लिए रख दीजिए आप अपने घर में, और जो बदबू आएगा वो कैसा आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के जैसा आएगा। तो इस केस में आप लोगों ने देखा कि ये नॉन मेटल से रिएक्ट करके, ये सभी क्या है, नॉन मेटल है, इनसे रिएक्ट करके हाइड्रोजन और एल्कली मेटल किसका फॉर्मेशन करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। वैसे ही हम देखेंगे कि ये तो हो गया बात हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ऐसे ही हम बात करेंगे आपके एल्कली मेटल का। एल्कली मेटल्स जब क्या करते हैं नॉन मेटल से, एल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बिहेवियर होता है ये हम देखेंगे। तो देखो एल्कली मेटल जैसे है सोडियम, ये रिएक्ट करता है आपका क्लोरीन से, तो ये क्या करता है, सॉल्ट NaCl का फॉर्मेशन करता है। क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। ऐसे ही आपका सोडियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही सोडियम जो है वो सल्फर से रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। तो इन दोनों केसेस में आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन अगर क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, क्लोराइड का। हाइड्रोजन या एल्कली मेटल दोनों अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ऑक्साइड का। अगर ये दोनों सल्फर से रिएक्ट कर रहा है तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, सल्फाइड का। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन और नॉन मेटल्स दोनों क्या होते हैं, जब रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल से तो क्या सिमिलरिटीज आती हैं। तो यहाँ तक तो बात थी हमारी सिमिलरिटीज विथ हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स। आगे की क्लासेस को हम लोग जल्दी कंटिन्यू करेंगे। जल्दी ही क्या, हम लोग 1-2 दिन पे हमेशा एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। देखो बच्चों, आप पढ़ाई कीजिए, अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिए, कंसेप्ट को समझिए। आपको अगर अच्छा लगे या आपका अगर इच्छा हो, आपको लगे कि दूसरे लोग बेनिफिट हो जाए ICSE बोर्ड्स के, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज like, share and subscribe.